चंद्रयान तृतीय की बात करते हैं। दरअसल चंद्रयान तृतीय मिशन के 10 दिन बचे हुए हैं। रोवर को ज्यादा से ज्यादा चलाने की कोशिश रहेगी। समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं वैज्ञानिक। पृथ्वी के 14 दिन बीतने के बाद चंद्रमा पर अगले 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। घनी अंधियारी रात आ जाएगी, क्योंकि जो दिन मुकर्रर किया गया था कि जिस दिन विक्रम पहुंचेगा, जिस दिन प्रज्ञान बाहर निकलेगा, यानी कि रोवर उस लैंडर से, उस दिन होगा 14 दिन के बराबर। हमारा एक दिन होता है, वहां पर 14 दिन होते हैं। अभी दिन है, लेकिन 10 दिन के बाद रात आ जाएगी। इस अवधि में यान के कई उपकरण स्लीप मोड में चले जाएंगे, लेकिन तापमान -180 से -250 डिग्री तक गिर सकता है, 250 डिग्री तक गिर सकता है। अब तीसरे हिस्से के तहत असली काम जारी है। इसमें उपकरणों से विभिन्न प्रयोग हो रहे हैं, विश्लेषण में डेटा जुटाया जा रहा है, क्योंकि सबसे मुख्य ये कि क्या पानी का कोई सोर्स वहां पर है। महत्वपूर्ण रिसर्च ये रहेगी। इसलिए रोवर को जितना हो सके चंद्र सतह पर घुमाया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर हम बहुमूल्य डेटा जुटा सके, जिस पर पूरी दुनिया की नजर भी टिकी हुई है। G20 समिट, प्रगति मैदान में अस्थायी अस्पताल भी इसके तहत बनेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसका निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। AIIM, RML और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित केंद्र की कई टीमें तैनात की जाएंगी। इसके अलावा 50 एम्बुलेंस VVIP काफिले में होंगी, क्योंकि ये काफिले में 50 एम्बुलेंस को रखा जाएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि कहीं किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो तुरंत उसको अस्पताल में मुहैया कराया जा सके। माफ कीजिएगा। मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था भी उन होटल्स के बाहर भी तैनात होगी। DTDC सुरक्षा बलों को 300 से ज्यादा बसें जो है वो देनी होगी। इसीलिए हर एक व्यवस्था का जिम्मा जो है मंत्री को सौंप दिया गया है। अलग अलग मंत्रियों को, अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगले महीने यूरोप जाएंगे राहुल गांधी। बेल्जियम में यूरोपीय सांसदों से मुलाकात भी संभव है। सितंबर के पहले हफ्ते में यूरोप की 5 दिन की यात्रा राहुल गांधी कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। वहीं 8 सितंबर को पेरिस में विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे, और ये संबोधन सुनना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं उनकी कई ऐसी बातें होती हैं जो फिलहाल केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अब पेरिस में यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे। यूथ आइकन भी गिना जाता है राहुल गांधी को, और जब वो देश की धरती के बाहर कदम रखते हैं तब बेहद महत्वपूर्ण होता है। 9 सितंबर को पेरिस में श्रमिक संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। इसके बाद उनके नॉर्वे जाने का भी कार्यक्रम है, जहां सब 10 सितंबर को प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि कई क्वेश्चंस उससे करेंगे। और विदेशी मीडिया जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। जब भी यहाँ का कोई नेता जाता है तब देखने वाली बात होगी, जब विदेशी मीडिया से बातचीत होगी तब क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी नजर आएंगे। अब पूरे देश भर में कमजोर मॉनसून देखा जा रहा है, क्योंकि 8 साल में सबसे कमजोर साबित हो सकता है इस साल मॉनसून। पहले प्री मॉनसून की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मेघ जमकर बरसे, बहुत ज्यादा बारिश हुई, तूफान आया, बिपरजॉय तूफान हर किसी ने देखा। लेकिन 8 साल में इस वक्त का जो टाइम है जब सबसे ज्यादा मानसून में बादल बरसते हैं, वो सबसे कमजोर मानसून गिना जा रहा है, और 8 साल में ये साबित भी हो सकता है कि ये सबसे कमजोर मानसून रहा है। अल नीनो पैटर्न की वजह से सितंबर में भी ज्यादा बारिश नहीं होगी। अगस्त पहले से ही सूखा महीना साबित होने की राह पर है। जून से सितंबर के मानसूनी समय में 8% कम बारिश हो सकती है। जिस तरह से शुरुआत हुई थी तब माना जा रहा था कि इस बार जमकर बरसेंगे मेघ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 31 अगस्त को सितंबर के पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है कि जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था उसके तहत ही ये मौसम बना हुआ है या फिर नहीं, फिलहाल ये पूरी डिटेल आनी बाकी है। केन्या के रक्षा मंत्री अदन बेयर डुएले भारत दौरे पर है और 3 दिन से उनका ये दौरा रहेगा। दरअसल सोमवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं डुएले, और आज की बात करें तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी चर्चा होने वाली है।
ज्वेले गोवा और बेंगलुरु में भारतीय शिपयार्ड और रक्षा उद्योगों का दौरा करेंगे। केन्या में 2022 में नई सरकार बनी है, उसके बाद ये भारत दौरा है और ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि दोनों में आपसी जो रिश्ते हैं और ज्यादा मजबूत हो सकता है कि कई मुद्दों पर सहमति भी बन जाए, जो कि भविष्य के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है दोनों ही देशों के लिए। एक सवाल कि आखिर कौन होगा CISF का डीजी? निवर्तमान डीजी शीलवर्धन जल्द ही रिटायर होंगे। शीलवर्धन सिंह रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में उनके उत्तराधिकारी का इंतजार किया जा रहा है। अगले 3 दिन के अंदर शीलवर्धन सिंह सौंप देंगे अपनी कमान। सूत्रों के मुताबिक दलजीत सिंह चौधरी का नाम दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। 1990 यूपी बैच के दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में CRPF ADG हैं। संसद के 8 विभागों की समितियों का पुनर्गठन, राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ने पुनर्गठन किया है। वहीं पी चिदम्बरम को गृह विभाग की समिति में जगह मिली है। पी भट्टाचार्य के स्थान पर नामांकित किया है चिदम्बरम को, और अधीर रंजन चौधरी का नाम भी इसमें है, जिसमें गृह विभाग की समिति में उन्हें जगह मिली है। जयराम रमेश को पर्यावरण मामलों की कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यानी नई जिम्मेदारी के साथ ये चेहरे नजर आएंगे। जब चीन का नाम आता है तब उसके साथ अपने आप चालबाजी जुड़ जाता है, और एक बार फिर से चीन ने चालबाजी दिखाई है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बता दिया है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर को भी अपने क्षेत्र में उसने मैप में दिखाया है। चीन की इस हरकत के बाद भारत ने कहा, अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन, और एक बार फिर से उसने चालबाजी की।